एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। तो आज हम आपका जो होम साइंस है उसका चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 10 एंड 21 यानी कि 21 और 10 कर लिया है। तो आपको अगर वो जाके देखना है तो उसे जाके आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से जाके आप चेक कीजिए और अपने चैप्टर्स को पढ़िए, क्योंकि हमारा इस चैप्टर के बाद हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जो एक दो चैप्टर आपके बच्चे होंगे वो भी मैं जल्दी से जल्द जो है कराना स्टार्ट कर दूंगी। और इसके बाद बता दूं, जब आपके जो चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर वीडियो लाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है फैशन डिज़ाइन और व्यापार। तो जैसा कि आप अपने चैप्टर नंबर 10th में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 में डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, डिज़ाइन कैसे होते हैं, डिज़ाइन के कितने प्रकार हैं, जैसे कि तत्व और सिद्धांत। तो डिज़ाइन के तत्व भी पढ़े हैं हमने और क्या पढ़े हैं, सिद्धांत भी पढ़े हैं। तो जिसने चैप्टर नंबर 10 किया है उसको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा और बहुत आसानी से समझ में जो है आ जाएगा। लेकिन जिसने अगर चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। तो आप अपने लिए डिफ़िकल्टी ना करके पहले उसे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरा सजेशन ऐसा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात की जाए डिज़ाइन की। डिज़ाइन आप सभी ने पढ़ लिया है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या क्या उसके अंदर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपना कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। फिर आपकी बात आती है फैशन और व्यापार की। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैशन, डिज़ाइन और व्यापार, ये तीन चीज़ें हमारी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, फैशन, डिज़ाइन और व्यापार के एक उत्साहवर्धक जीविका विकल्प है। जो फैशन, डिज़ाइन और व्यापार है, ठीक है, फैशन, क्या क्या फैशन जो है चल रहा है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में कैसी चीज़ें चल रही हैं। कोई वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद करता है, कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करता है। अब ट्रेडिशनल में भी बहुत सारे डिज़ाइंस चल गए। पहले तो ट्रेडिशनल में ओनली साड़ी थी, लहंगा था, लेकिन आजकल कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं हमारे ट्रेडिशन में। साथ ही साथ वेस्टर्न कपड़ों में हम कुछ ना कुछ अलग अलग जो डिज़ाइन है उसके थ्रू अपना एक अलग जो फैशन है वो बना लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही आजकल जो फैशन है वो काफ़ी प्रचलित हो रहा है। अब फैशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं व रचनात्मक इच्छा भी पूरी होती है। इससे आपकी दो चीज़ें होती हैं, किससे, फैशन, डिज़ाइन और व्यापार से। पहली तो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं जो हैं, जो भी उसकी भौतिक ज़रूरतें हैं पहनने के लिए, वो सभी पूरी होती है। साथ ही साथ क्या होता है, जो उसको पसंद है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसकी इच्छा है जो चीज़ पहनने की, जो उसकी रचनात्मक इच्छा पर डिपेंड करता है, वो भी साथ ही साथ इसकी पूरी होती है। तो यहाँ से समझ में आ गया है। उसके बाद अब हमें बताया जाएगा कि फैशन, डिज़ाइन और व्यापार किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या क्या इसके जो महत्व हैं एक तरीके से वो बताए जाएंगे। उसके बाद फिर आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये चैप्टर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसमें बताया गया, नहीं, बहुत छोटा है और आसानी से समझ में आने वाला है अगर आपने चैप्टर नंबर 10 को पढ़ा है तो। और कहूँ तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद आपको अपनी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, देखिए क्या है, वर्ष 1920 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों के उत्पादन के साथ फैशन परिधान एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ। तो आपको ना यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो याद रखनी है कि वर्ष 1920 1920 में जो पहनने के लिए कपड़े तैयार किए जाते थे उसके उत्पादन के साथ साथ फैशन परिधान जो है हमारा, उसका एक महत्वपूर्ण व्यवसाय जो है उसके रूप में वो स्थापित हो गया। यानी कि कब स्थापित हुआ, 1920 में। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में पैराग्राफ देके, या फिर आप अपने आंसर में अगर इसे मेंशन करते हैं तो और अच्छा रहेगा। जिसमें डिज़ाइन, निर्माण, वितरण, विपणन, विज्ञापन, प्रसार व परामर्श के क्षेत्र में लाखों लोग व्यवसाय प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब 1920 में इसे स्थापित कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें डिज़ाइन में, निर्माण में, वितरण में, विपणन में, विज्ञापन में, या फिर प्रसार या परामर्श के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी अपना एक रोजगार जो है वो मिला है। अब कोई भी चीज़ अगर खुल रही है तो उससे सबका फायदा होता है। अगर कोई भी चीज़ चल रही है, जैसे कि आप एक नॉर्मल कपड़ा पहन रहे हैं और आप एक बहुत फैशनेबल, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस हैं, उसके कपड़े पहन रहे हैं,
तो इससे क्या है, इससे रोजगार बढ़ रहा है, एक तरीके से सबको जीविका मिल रही है। उनको अगर उनको जीविका मिलती है, उनको रोजगार मिलता है, यानी कि वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अगर सबके पास पैसा होगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा, ठीक है, गरीबी मिटेगी इससे। यहाँ से बात क्लियर हो रही है ना कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, कोई भी लोग बेरोजगार नहीं होगा। तो लाखों लोगों को रोजगार मिला भाई, जिसको चाहिए, जिसको इंटरेस्ट है या जिसकी मजबूरी भी है, वो इसमें जरूर काम करेगा, है ना, और जिसको इसके बारे में थोड़ा ज्ञान है। उसके बाद इसके महत्व क्या थे, महत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा महत्व है कच्चे माल, परिधान और सहायक सामग्री के उत्पादन की प्रक्रिया। अब कच्चा माल तैयार करना, परिधान करना, और साथ ही साथ जो भी हमारी जो यूज में आती है, जो भी मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, वो सारी चीज़ों का उत्पादन प्रक्रिया करना, वो इसका फर्स्ट महत्व था। दूसरा क्या था, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। अब हम कुछ भी चीज़ अगर फैशन के थ्रू बनाना चाह रहे हैं, उसमें डिज़ाइन डालना चाह रहे हैं, तो हमें कपड़ा तो चाहिए, बिना कपड़े के तो हम नहीं बना सकते। तो कपड़े का निर्माण करना तो बिल्कुल ही मस्ट है, ठीक है, ज़रूरी है। उसके बाद फिर तीसरा है आपका एक शैली का फैशन में परिवर्तन। अब कोई एक शैली है, उसका फैशन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, समझे। उसके बाद है आपका खुदरा विक्रय के लिए फैशन की समय सीमा की उपयुक्तता, इसके अंतर्गत नियोजन एवं विक्रय भी सम्मिलित है, ठीक है। अब यहाँ पे खुदरा विक्रय आ गया। अब यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े यूनिक से नाम सुनने को मिल रहे हैं, शैली, खुदरा विक्रय, ठीक है। ये सभी क्या हैं, इनके बारे में अभी हमें आगे पढ़ना है, तभी आपको यहाँ से पॉइंट जो है क्या होगा, क्लियर होगा। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं, ये हो गए हमारे महत्व। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हमें क्या देखना है, जैसा कि मैंने कहा आपको देखना है फैशन क्या है, शैली क्या है, फेड्स क्या है, और क्या है भाई आपका एक और था विक्रय। ये सभी फैशन के टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आपका फैशन एक शैली या शैलियां हैं जो किसी एक काल विधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है, ठीक है। एक ऐसी शैली है जो कि किसी एक काल में क्या होती है, बहुत प्रचलित होती है, अधिक प्रचलन में रहती है, यानी कि उसको सब पहनना पसंद करते हैं। तो फैशन क्या है, एक ऐसी शैली है जो कि केवल एक काल में क्या रहेगी, बहुत अधिक क्या होगी, प्रचलित होगी, प्रचलन में रहेगी। अब शैली के बारे में बात की जाए तो शैली क्या है, हमारी परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावटी विशिष्टता। जो भी हमारा कपड़ा है उसके ऊपर जो भी दिखावटी, जो कहते हैं ना छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, स्टोन्स लगाए हुए हैं, यानी कि जो भी उसकी परिसज्जा है, ऊपर से जो उसकी सजावट की गई है हमारे कपड़े की, वो होती है शैली, ठीक है। अब फेड्स क्या है भाई, अस्थायी फैशन जो कम समय के लिए होते हैं और जल्दी चले जाते हैं। यहाँ से बात क्लियर रखना, फेड्स क्या है, जो कम समय के लिए होते हैं और जल्दी चले जाते हैं, यानी कि एक बार तो प्रचलन में आएंगे लेकिन पूरी उम्र तहा उम्र नहीं रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ, आपको क्लियर होगा। देखो ये हमारे फेड्स हैं। फेड्स यानी कि आपका, आपने अभी देखा होगा जब यहाँ 2020 में कोरोना वायरस आया था, ठीक है, उसके टाइम पे हमारा ये जो कपड़ा था बहुत ज़्यादा चला था, पहले से भी चला होगा, बट कहूँ कि प्रचलन में, यानी कि सभी लोग इसको पहनना पसंद कर रहे थे। तो ये वाला, ये जो जीन्स है आपकी, इसमें आपको ये ऐसे दिख रहे हैं डिज़ाइन टाइप, ऐसे यहाँ से कट करके डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, एक नया डिज़ाइन बनाया, तो इसको पहनना बहुत लोग पसंद कर रहे थे। इनफैक्ट अभी आप जो वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसे पहना भी होगा, क्योंकि अभी आसपास का ही था डिज़ाइन, ठीक है, अभी फैशन में आया था और फिर चला भी गया। तब 2022 में इसे पहना जा रहा था, या फिर उससे पहले भी कहूँ तो उससे पहले भी पहना जा रहा होगा, लेकिन प्रचलन में 2020 में आया था। फिर क्या हुआ, 21 में चला, अब 22 में, 21 के भी आखिर तक बहुत कम लोग, यानी कि जितना लोग 2020 में इसको पहन रहे थे, हम कहीं पे भी जा रहे थे, कोई ना कोई हमें दिख ही रहा था कि हाँ इसने पहन रखा है, इसने पहन रखा है, ये बहुत फैशन में चला हुआ है, ये बहुत ट्रेंडिंग है, सभी ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया,
यानी कि 1 साल चला गया, 1.5 साल चला गया। जैसे ही आपका 2021 का ऐसा सितंबर, अक्टूबर ऐसा-सा आया, तो उसमें ये जो कपड़े थे, यानी कि ये जो फ़ैशन था, ये दिखना बंद हो गया। फिर सब इसको बोलने लग गए, अगर कोई भी पहनता था, तो हम बोलते थे कि यार ये तो पुराना हो गया है, ये कोई मतलब ऐसा है नहीं कि ट्रेंडिंग है। एक टाइम पे बहुत चला था, अब ये पुराना हो गया है, अब इसको इतना पहनना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो वही है, फेड्स क्या है? वही है कि यानी कि एक चीज़ जो कि फैशन में आए, यानी कि वो प्रचलन में आती तो है लेकिन बहुत कम समय तक, यानी कि आएगी कम समय तक और जल्दी ही वापस चली जाएगी, उसकी वापसी जल्दी ही हो जाएगी। समझ में बात आई यहाँ से कि आई तो थी ये, एक टाइम पर आई थी अपने टाइम पर, बट अब कहूँ तो 2025 में अगर कोई इस इमेज को देखता है, ठीक है, या फिर कोई इसको पहने हुए भी देखता है, तो कहेगा कि ये क्या पहन रखा है, ये भी चला भी हुआ है, ऐसा मतलब सबको वो बिल्कुल अनफैशनेबल लगेगा कि नहीं, इसको तो फैशन का कोई ज्ञान है ही नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है फैशन के बारे में कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं। इनफैक्ट ये जो पिक्चर्स हमें लगाई हुई हैं, ये बहुत पहले के टाइम पे बहुत प्रचलन में आई होंगी, और अभी हम अगर इसे देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि कभी ये आई भी थी, हमें तो नहीं लगता, ऐसा देख के लग रहा है। लेकिन ये वाला मेरे को अभी ट्रेंडिंग में था 2020 में, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नीचे। तो अब हम बात करेंगे क्लासिक के बारे में कि हमारा क्लासिक क्या है। शैली जो कभी पूर्णतः अप्रचलित नहीं होती है और एक लंबे समय तक स्वीकृत रहती है। इसमें डिज़ाइन की सादगी की विशिष्टता होती है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, फेड्स क्या था? जो कि एक बार आया फैशन में और फिर जल्दी ही चला गया, यानी कि कम समय तक आया और चला गया। लेकिन जो हमारी क्लासिक है वो क्या होता है? एक ऐसी शैली होती है जिसमें कि वो पूरे हर टाइम वो क्या है, वो रहती है, उसको पहनते हैं, उसको बहुत लंबे समय तक स्वीकृति जो है मिलती है। यानी कि उसको हम ऐसे नहीं कहते कि बहुत ट्रेंडिंग है, नहीं, उसको हम ट्रेंडिंग नहीं कहेंगे, लेकिन उसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं ये तो गवार लग रहा है, इसने पहन लिया है आज के टाइम पे, ऐसा नहीं कहेंगे हम। मतलब कि जो बहुत लंबे समय तक रहती है उसको हम क्लासिक कहते हैं। आप यहाँ से ये बात जान लीजिए, ठीक है, यहाँ से बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जो बहुत लंबे समय तक रहेगी वो क्लासिक है, जो कम समय तक रहेगी वो फेड्स है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि डिज़ाइन की सादगी की विशिष्टता होती है इसमें। अब इसका भी आपको चित्र दिखाती हूँ, वैसे दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। जैसे आपकी साड़ी होती है, ठीक है, ये आपकी साड़ी है। कितने पुराने टाइम से, अगर आप बहुत पुराने टाइम की मूवीज़ भी देखें या अपनी मम्मी से या अपने बड़ों से पूछें कि साड़ी जो है वो कब से चलती हुई आ रही है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे कि बहुत टाइम पहले से। उनको मतलब कोई प्रॉपर ऐसा सन याद नहीं होगा, ऐसा कोई ईयर याद नहीं होगा कि वहाँ से चलती हुई आ रही है, नहीं। ये जो है ये बहुत लंबे समय तक चलती हुई आई है और अभी भी बहुत लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि बहुत लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी इसे वियर करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या फिर काफ़ी सारे जो ओकेजन्स होते हैं, यानी कि किसी की वेडिंग में पहनना है या फिर कोई भी छोटा मोटा इवेंट है, तो ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं वो साड़ी वियर करना पसंद करती हैं। और आपके ये जो मैंस हैं, इनके ये जो कोट पैंट होते हैं, ठीक है, आपके जो सूट्स होते हैं, मैंस के सूट्स जो होते हैं, ये भी बहुत लंबे टाइम से चलते हुए आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। काफ़ी लोग इन्हें वेडिंग में वियर करते हैं, काफ़ी लोग छोटे मोटे ओकेजन में या फिर कहीं आसपास जाना है, और कहूँ तो काफ़ी लोग इसे उसमें कंपनी वगैरह में भी वियर करते हैं, जो ब्लैक कलर का कोट पैंट होता है और अंदर से वाइट कलर की शर्ट होती है ना। तो ये हमारा ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रेंड है या फिर ये अभी चला था और अभी ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी काफ़ी टाइम तक चलेगा। मैं प्रॉपरली नहीं कह सकती कि हमारे फ्यूचर में भी कहूँ तो बहुत टाइम तक चलेगा, नहीं, लेकिन अभी हमारे सामने तो ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी 10-15 साल तो इनफैक्ट चलेगा ही चलेगा, और उससे आगे भी चल सकता है, अभी हमें पूरा तो पता नहीं है। साथ ही आपके जो कुर्ता पजामा होता है मेंस का, ये भी बहुत लोग वियर करते हैं आज के टाइम पे भी और पहले के टाइम पे भी करते थे। तो यहाँ से क्लियर है, बहुत ईजी सा है, कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है कि इसको समझने में मुश्किल होगी, नहीं। अब इसके बाद और छोटी सी चीज़ हमें समझनी है कि जो फैशन है हमारा, उसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहला है हमारा प्राचीन कालीन
वह मध्यकालीन शैलियां लगभग पूरी शताब्दी तक प्रवर्तित नहीं होती थी। वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी सभ्यता से फैशन परिवर्तन को बढ़ावा मिला, यानी कि पहले के टाइम पे जो प्राचीन काल था और मध्यकालीन जो शैलियां थी वो लगभग जो थी वो ऐसी परिवर्तित होती हुई नहीं दिखाई देती थी। फिर जैसे जैसे हमारा वैश्वीकरण है उसने प्रभाव डाला, तो जो पश्चिमी सभ्यता है हमारी उसमें फैशन में परिवर्तन को बढ़ावा मिला, यानी कि वहां से फैशन जो है वो थोड़ा थोड़ा उभरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद है फैशन का केंद्र फ्रांस, यानी कि फ्रांस क्या है, फैशन का केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। फ्रांस आपको पता होगा कहाँ पे है फ्रांस, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस कहाँ पे है, बताओ बताओ। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय फैशन फ्रांस में प्रभुत्व मिली, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल तौर पर जो फैशन है उसको फ्रांस के थ्रू प्रभुत्व मिला 18वीं शताब्दी में, ठीक है। 18वीं शताब्दी से ये आरंभ हुआ है, तो 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ है, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद है सम्राट लुईस 14वां, यानी कि 14th, ठीक है, क्योंकि ये रोमन काउंटिंग में लिखा हुआ है तो एक्स और फिर ऐसे लिखते हैं, जब एक्स आई और वी लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं 14, ठीक है। तो सम्राट लुईस 14वां एवं उनके कोर्ट के सदस्य की शाही परिधान की शैली ने पेरिस को यूरोप की फैशन राजधानी बना दिया, ठीक है। जो लुई सम्राट 14वें थे हमारे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फैशन की जो ये भी परिधान है इनको क्या बना दिया, पेरिस को यूरोप की एक फैशन राजधानी बना दिया, यानी कि कैपिटल बना दिया वहां का, ठीक है, बात क्लियर। उसके बाद मतलब स्टोरी टाइप है, इसको ये मत समझना कि भाई होम साइंस में भी रटना आ गया, नहीं। जहाँ पे भी आपको ये थोड़ा सा पुराने टाइम का दिखे ना, इसको समझो कि स्टोरी आ गई है और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा है सम्राट व दरबारियों की वस्तुओं के लिए रेशम, रिबन व लेस फ्रांस के विभिन्न शहरों में आते थे और परिधान व्यक्ति की नाप के अनुसार हाथ से सिले जाते थे। जैसा कि जो सम्राट हैं उनके थ्रू इसे क्या कर दिया गया था, फैशन की राजधानी बना दिया गया था यूरोप को। उसके बाद क्या हुआ, सम्राट और साथ ही साथ जो दरबारी थे, यानी कि जो आम लोग थे बेसिकली, जो उनके राज्य में रहते थे, उनकी जो वस्तुएं थी वो किस कपड़े की बनती थी, ज़्यादातर रेशम की, रिबन की, लेस की। तो ये सभी चीज़ें फ्रांस के विभिन्न विभिन्न शहरों से आती थी। फ्रांस एक बहुत बड़ा मतलब स्टेट टाइप है और वहाँ से आती थी, ठीक है। उसके बाद है परिधान व्यक्ति की नाप के अनुसार हाथ से सिले जाते थे, तो जो भी उनके कपड़े, परिधान मीन्स कपड़े, जो भी उनके वस्त्र थे वो हाथ के थ्रू सिले जाते थे, हाथों के द्वारा नाप लेकर कि किसका कितना नाप है व्यक्ति के लिए सिलना है, तो ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया है परिधान निर्माण की कला को कुटीर कहा जाता था। जो परिधान निर्माण की कला थी हमारी उसको कुटीर कहा जाता था, ठीक है, कुटीर कहा जाता था। परिधान डिजाइनर करने वाले पुरुष को कुटीर व महिला को कुटीरे कहते थे। तो यहाँ पे बहुत इजी सा है, क्या है देखिए, पहले तो इन्होंने बताया कि जो परिधान निर्माण है उसकी कला करने वाले को कुटीर कहा जाता था। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि पुरुष के लिए एक अलग नाम था और महिला के लिए अलग। तो पुरुष के लिए क्या था, जहाँ पे आपका कुटीर था उसको क्या कर दिया गया, कु फिर टू, इसको कु टू करके फिर र, उसके ऊपर छोटी की मात्रा य और र लगा दिया, ठीक है। महिला के लिए क्या किया, महिला के लिए लास्ट में जो र था उस पर छोटी ए की मात्रा लगा दी। तो यहाँ से बात क्लियर है। उसके बाद अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति से वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिक उन्नति का आरंभ, की औद्योगिक क्रांति जैसे आई उसके बाद वस्त्र निर्माण में जो भी टेक्नोलॉजीज रही, उनकी जो भी उन्नति हुई, उनका आरंभ पढ़ना है हमें। और फिर और छोटा सा टॉपिक होगा आपका एक, वो भी कराऊंगी। अभी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं हुई है तो फटाफट से इसे कर लेते हैं अपना। क्या है, काटने वाले यंत्र व मशीनें
करघों के आविष्कार के कारण कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण होने लगा। अब जैसे ही जो काटने वाले जो यंत्र थे, जो मशीनें थी, उनसे क्या हुआ, उनका आविष्कार हुआ, तो कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण होना शुरू हो गया। तो ये जो भी आपकी मशीनें हैं, इनके बारे में मैं आपको पिक्चर दिखा के समझाऊंगी। अभी आपको इसमें पिक्चर दी हुई है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। अब जैसे ही सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ, आपके घरों में होगी या फिर आपने कहीं आसपास देख रखा होगा, सिलाई सेंटर में मशीनें होती हैं जिससे हम कपड़ा सिलते हैं, ठीक है। जैसे ही वो आई, उनका आविष्कार हुआ, तो जो हस्तशिल्प को किस में बदल दिया गया, किस में, उद्योग में। यानी कि अब एक सिलाई मशीन आ गई है तो उससे वस्त्र बनाना और भी आसान हो गया था। तो अब बड़े बड़े उद्योग खुलने शुरू हो गए। उसके बाद है 1859 में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए क्या दिया, पाव चक्की विकसित की। अब आपने सिलाई मशीन तो देखी है, लेकिन दो प्रकार की देखी होगी। एक तो हाथ के द्वारा चलाई जाती है और एक पैरों से चलाई जाती है। पैरों से यानी कि नीचे उसके पैर जोड़ दिए जाते हैं और फिर पैरों से चलाते हुए सीलते हैं, है ना। तो दो तरीके की है। अब जैसे ही हमारी सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ, उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, 1859 में हमारी सिलाई मशीन के लिए पैर जो थे, पाव चक्की जो थी, उसको विकसित कर दिया गया, उसका आविष्कार कर दिया गया। तो दोनों ही कराऊंगी। और ये किसने किया था, इसाक सिंगर ने इसका आविष्कार किया था। तो नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका 1849 में लेवी स्टोर्स ने टेंटो और माल डिब्बों के कवर के लिए बने कपड़े के उपयोग से पैंटें बनाई, जिसमें औजार रखने के लिए जेब लगाई गई, ठीक है। अब हमारा जो 1849 है, उसमें लेवी स्टोर्स ने क्या किया गया, उनके द्वारा उन्होंने जो कपड़ा बनाया, यानी कि पैंटों का उपयोग किया, बनाया उनको, और उसमें क्या लगा दिया गया, जेबें लगा दी गई, ठीक है। जेब यानी कि पॉकेट लगा दी, जिससे कि जो औजार हैं वो रखने में हेल्पफुल हो, उनको आसानी हो अपना काम करने में। यह काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसे डेनिम्स के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। किसके नाम से, डेनिम्स के नाम से। उसके बाद है आपका 1880 के दशक में महिलाओं द्वारा स्टॉर्क ब्लाउज का प्रचलन हुआ। अब 1880 में, याद रखने हैं सन, आपको आंसर में या फिर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए। आंसर में आप लिखेंगे तो इससे थोड़ा सा आंसर आपका अच्छा दिखेगा, और लिखने के बाद आप हाईलाइट कर दीजिएगा। लेकिन लिखना तभी है जब आपको प्रॉपर सन पता हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नहीं कि 180 नहीं याद है तो आप 170 बना दें, नहीं। अगर आपको सन याद है तभी लिखना है, सन याद नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है महिलाओं ने क्या किया था, स्टॉर्क के जो ब्लाउज थे उन्हें बनाना शुरू कर दिया गया। महिलाओं के लिए पहनने के कपड़े जो हैं वो तैयार करने लगे। इसकी तरफ एक पहल थी, एक कदम उठाया गया महिलाओं के द्वारा। ये जो चीज़ें स्टार्ट की गई कि उन्होंने अपने ब्लाउज बनाए, तो देखो ब्लाउज किसके ऊपर वियर करते हैं, साड़ी के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साड़ी हमारी कितने पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो आपका जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने जो कपड़े पहनने के लिए उसकी तरफ उनका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया गया, और एक पहली कदम जो थी वो उठाई। उसके बाद है आपका मेलों और बाजारों के माध्यम से 19वीं शताब्दी में लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार मोल भाव करके वस्त्र खरीदने में सहायता मिली। अब जैसे भाई मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, तो उनमें क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में जो लोग हैं उनको दिमाग में ये मतलब मोल भाव करना आ गया। जब हम चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमें मोल भाव करना आ जाता है कि जो कपड़ा है वो कितने प्राइस का होगा। हम देखकर पहचान लेते हैं कि हाँ, ये कपड़ा इतने प्राइस का होगा। हो सकता है कि हम अप्रोक्सीमेटली बताएं कि हाँ, अप्रोक्स बता दें कि ये 1000 रुपये का है। हमें ये नहीं पता कि उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसके एग्जैक्ट रेट क्या है, कितने में परचेज किया है, बट हम उसके आसपास का अंदाज़ा जो है वो लगा लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ, वहाँ के लोगों ने वहाँ का जो मोल भाव किया, बाज़ारों में चीज़ें बेची और ख़रीदनी जो थी वो स्टार्ट करी, तो उन्हें मोल भाव करना आ गया, उनको उसका ज्ञान हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है फिर नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, उसके बाद है अधिक शहरों में अधिक संख्या
में लोगों के बसने के कारण अस्थायी दुकानें स्थापित की जाने लगी व विविध प्रकार की वस्तुओं को बढ़ती मांग के कारण खुदरा दुकानें खोलने लगी। अब जैसे जैसे भाई शहरों का निर्माण हुआ, अधिक जनसंख्या हो गई, लोगों को बसना मतलब लोगों ने बसना स्टार्ट कर दिया गया, बस्ती सी बना ली छोटी छोटी, तो क्या हुआ, अब दुकानें जो थी वो खोलनी शुरू कर दी गई। ठीक है, वस्तुओं की मांग बढ़ती गई, कपड़ों की मांग बढ़ती गई, अब लोग ज़्यादा हैं तो कपड़े भी ज़्यादा निर्माण होगा उनका, कपड़ों का, वस्त्रों का, और उनकी बिक्री भी ज़्यादा होगी। तो अगर लोग ज़्यादा हैं तो बिक्री भी ज़्यादा होगी, वस्त्रों जो हमारे वस्त्र हैं उनका निर्माण भी ज़्यादा होगा। अब अगर निर्माण और आपकी जो बिक्री है वो ज़्यादा हो रही है तो आपकी एक ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए ना कि जहाँ से हम चीज़ें खरीद सकें। तो ऐसे ही वहाँ पे खुदरा दुकानों को खोलना जो है वो स्टार्ट कर दिया गया कि वहाँ से जाके लोग अपना जो भी उनको चाहिए, जो भी उनके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो उनको खरीद सकें। ठीक है, ये था आपका छोटा सा टॉपिक। उसके बाद है आपका फैशन साइकिल यानी कि फैशन चक्र। तो इसको आई थिंक हम नेक्स्ट उसमें करेंगे पार्ट में। उससे पहले आपको ये पिक्चर्स दिखानी थी कि औद्योगिक क्रांति के साथ कुछ जो आविष्कार थे वो हुए और उससे मदद मिली। तो आपकी पहले स्पिनिंग जेनी आई जो कि कुछ इस तरीके की दिखती थी। ठीक है, उसके बाद आपकी मशीनी करघा आया जो कि कुछ इस तरीके का दिखता था। एंड देन आपका सिलाई मशीन पहले के टाइम पे इस तरीके की दिखती होगी, बट अब बहुत चेंजेस आ चुकी हैं, अब बहुत बिल्कुल डिफरेंट दिखती है उससे। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका छोटा एकल इकाई स्टोर। अब यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्टोर दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके के स्टोर्स का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम अपना क्या करने वाले हैं, पहले तो हमें फैशन साइकिल यानी कि फैशन चक्र पढ़ना है और फिर फैशन व्यापारी की भूमिका पढ़नी है। तो ये सारा जो टॉपिक आपका रह गया है वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, यानी कि पार्ट नंबर 2 में। आपका ये पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक प्रेस कर सकते हैं, लाइक का बटन, और क्या करेंगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे ताकि वो भी पढ़ सके। और लाइक तो कर देना क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि आपको डेली जो भी अगर अपडेट आती है वो देने के लिए और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन देने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आ जाए। और अगर कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही साथ अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्या करेंगे, और आपको पार्ट 2 कितना जल्दी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट्स और आपके जो रिव्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पार्ट 2 जो है वो कितना जल्दी लेकर आती हूँ। तो फटाफट से लाइक कर दो भाई और कमेंट में बताओ। ओके, मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।